वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2021। अब तक हमने आरजीएस के मोस्टली माइनर एक्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जैसे कि हमारी एकेडमी पे एक सीरीज़ चल रही है आरजीएस को लेके। आज हम उसी सीरीज़ पे इस एक्ट का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 तक सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लीज़ जाइए और देखिए। एक सेपरेट प्लेलिस्ट है राजस्थान रेंट कंट्रोल को लेके, जिसमें ये चारों वीडियोस आपको मिलेंगी। और आज हम करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 5। तो सीधा जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो जो अथॉरिटीज़ इस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो ट्रिब्यूनल्स हैं। ठीक है, इनकी पावर सेम होती है जैसे सिविल कोर्ट की होती है, लेकिन विद सम एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करी गई हैं ट्रिब्यूनल्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे रेंट ट्रिब्यूनल, प्रीवियस भी सेक्शंस में ये बात की गई है रेंट ट्रिब्यूनल की, तो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोसीजर ऑफ रिवीजन, जब वो ट्रिब्यूनल कोई डिसीजन दे देंगी, ऑर्डर दे देंगी, उस ऑर्डर का रिवीजन अगर होगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इविक्शन कैसे कराएंगे, अपील कैसे करनी है और एग्जीक्यूशन कैसे करना है ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर का। तो ये आज हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सेक्शन जो इसमें है वो है सेक्शन नंबर 13, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट शिल कॉन्स्टिट्यूट सच नंबर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एट सच प्लेसेस एज मे बी डीम्ड नेसेसरी बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। सिंपल, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, कहाँ करेगी, जो प्लेस उनको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे करना चाहिए, या जैसे एज मे बी स्टेट गवर्नमेंट डीम नेसेसरी। और ये कैसे करेगी, नोटिफिकेशन के द्वारा। और नोटिफिकेशन कहाँ होना चाहिए, ऑफिशियल गजट में होना चाहिए, लाइक एनी अदर ऑफिशियल वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। 2 और मोर ट्रिब्यूनल्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एनी एरियाज। ये भी हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो जाए किसी एक एरिया के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग देम। देन स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी द बिजनेस की दोनों रेंट कंट्रोल या 2 से ज़्यादा जो रेंट कंट्रोल्स हैं या कितनी रेंट कंट्रोल्स हैं वो कैसे काम करेंगी, जनरल और स्पेशल ऑर्डर से। और ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 1 person only and hereinafter referred as a presiding officer to be appointed by the High Court। रेंट ट्रिब्यूनल में सिर्फ एक ही ऑफिसर होगा, और वो भी कैसा ऑफिसर होगा, प्रेसिडिंग ऑफिसर कहेंगे, जिसको अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट। तो अगर हम एक बात कहें कि रेंट ट्रिब्यूनल में कितने कॉन्स्टिट्यूट होता है, कितने मेंबर्स है, तो ओनली 1। रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट ओनली विद 1 person, और वो भी क्या कहलाया जाता है, प्रेसिडिंग। और कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट। और रेंट ट्रिब्यूनल को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, सुप्रीम स्टेट गवर्नमेंट। नो पर्सन शिल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल अनलेस इज अ मेंबर ऑफ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन। जो सिविल जज सीनियर डिवीजन होंगे वही जो होंगे वो प्रेसिडिंग ऑफिसर बन पाएंगे, और लेकिन उनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करना चाहिए। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3, द हाई कोर्ट में ऑथराइज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ वन रेंट ट्रिब्यूनल टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ अनदर रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, एक रेंट ट्रिब्यूनल का ऑफिसर दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल के फंक्शंस भी डिस्चार्ज कर सकता है अगर हाई कोर्ट ऑथराइज करती है तो। प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट। अब दूसरा सेक्शन जो है वो बात करता है प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट। एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पे दोबारा से हम कर लेते हैं रेंट ट्रिब्यूनल का। रेंट ट्रिब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट बना रही है प्लेसेस पे जस्ट एज इट मे डीम नेसेसरी, नोटिफिकेशन के द्वारा। रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होता है 1 मेंबर, एक मेंबर के साथ। तो ये 1 मेंबर ट्रिब्यूनल है जो प्रेसिडिंग ऑफिसर कहलाया जाएगा, और प्रेसिडिंग ऑफिसर जो अपॉइंट होंगे वो हाई कोर्ट करेंगे, और नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 14, प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट। रेंट की अगर हमें रिवाइज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, थोड़ा मैथमेटिकल है, तो आप थोड़ा से स्पेशल फोकस के साथ देखें। द लैंडलॉर्ड में सीक रिवीजन ऑफ रेंट अंडर सेक्शन 6 and 7 बाय सबमिटिंग अ पिटीशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल अकम्पनीड बाय द एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल है, इसके सामने रेंट ट्रिब्यूनल के सामने एक पिटीशन फाइल होगी, और पिटीशन के अंदर क्या होगा, पिटीशन अकम्पनीड होगी 2 चीज़ों के साथ, एफिडेविट प्लस डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स अदर होंगे जो हमें सपोर्ट करते हैं हमारे टाइटल को, वो सब हम डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये तीनों चीज़ें कहाँ अप्लाई करनी है, रेंट ट्रिब्यूनल में। On filing of such petition, the rent tribunal shall issue a notice accompanied by copies of petition
affidavit document to the opposite party fixing a date not later than 30 days from the date of issue of notice. ठीक है, अब रेंट ट्रिब्यूनल की क्या ड्यूटी होती है? रेंट ट्रिब्यूनल नोटिस इशू करेंगे किसको? अपोजिट पार्टी को, लेकिन ये नोटिस जो होगा वो नॉट लेटर देन 30 डेज, तो 30 डेज के अंदर अंदर नोटिस इशू की जानी चाहिए। ठीक है, द अपोजिट पार्टी मे फाइल रिप्लाई एफिडेविट and document after serving part of the copies and of the same on the petitioner within the period not exceeding 30 days from the date of service of notice. अब अपोजिट जो पार्टी है नोटिस के बाद रिप्लाई करने का टाइम मिलेगा और रिप्लाई में उन्हें अपना एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, लेकिन ये रिप्लाई भी वो विद इन 30 डेज ही देंगे। ठीक है, द सर्विस ऑफ नोटिस शेल बी इफेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्वर। बेसिकली ये नोटिस उसी प्रोसीजर से जाएगा जैसे कि अगर सिविल कोर्ट कोई समन इशू करता या कोई नोटिस इशू करता तो उसका जो प्रोसीजर होता है सेम रेंट ट्रिब्यूनल का भी प्रोसीजर नोटिस इशू करने के लिए होगा। अब द पिटिशनर में देयर आफ्टर फाइल रिजॉइंडर, जब पहले प्लेंट फिर रिटर्न स्टेटमेंट फिर रिजॉइंडर होता है। सेम वेज अब यहाँ पे पिटिशन आ गई, रिप्लाई आ गया पिटिशनर का, अपोजिट पार्टी का। अब जो जिस पार्टी ने पिटिशन डाली है वो रिजॉइंडर फाइल करेंगे। ठीक है, रिजॉइंडर फाइल करेंगे उन सब क्लेम्स पे जो अपोजिट पार्टी ने किए हैं। ठीक है, आफ्टर सर्विंग ऑफ कॉपी ऑफ द अपोजिट पार्टी विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, लेकिन ये 15 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो विद इन 15 डेज रिजॉइंडर फाइल होगा। ठीक है, द रेंट ट्रिब्यूनल शेल अफेक्ट आर देयर आफ्टर फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग विच शेल नॉट बी लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द टेनेंट। अब डेट ऑफ हियरिंग होगी, डेट ऑफ हियरिंग जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, डेट ऑफ हियरिंग तक 90 डेज का टाइम पीरियड ही होना चाहिए बस। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। The rent tribunal during the course of such hearing may hold such summary inquiry as it deemed necessary and fix the rent as per formula laid down in section number 6(7) and issue a recovery certificate. It indicate the date from which the rent shall be payable and the petition shall be disposed of within a period of 150 days from the date of service of notice on the tenant. अब यहाँ के बाद डिसीजन आएगा। ठीक है, डिसीजन में सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी या रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है। क्या ये कंडीशन ये कहती है कि नोटिस से लेके ठीक है, ये जो नोटिस है इससे लेके डेट ऑफ हियरिंग भी क्रॉस करके फाइनल डिसीजन जो है यहाँ तक सिर्फ 150 डेज का ही टाइम पीरियड है। तो बेसिकली स्पीडी डिसीजन लाने के लिए, स्पीडी जजमेंट लाने के लिए ये प्रोसीजर और टाइम पीरियड इस एक्ट में दिए गए। तो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले एक पिटीशन डाली गई, रेंट ट्रिब्यूनल में पिटीशन डाली गई, एफिडेविट लगाया गया, डॉक्यूमेंट लगाए गए, 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस इशू हुआ। जैसे ही नोटिस इशू हुआ विद इन 30 डेज रिप्लाई आया, रिप्लाई के 15 डेज के अंदर अंदर रिजॉइंडर हुए और रिजॉइंडर के बाद डेट ऑफ हियरिंग फिक्स हुई। डेट ऑफ हियरिंग्स नोटिस से लेके डेट ऑफ हियरिंग तक हमारे पास 90 डेज़ है और फिर फाइनल डिसीजन के लिए 150 डेज़ हैं। तो ये ऐसे इजी हो गया। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 15 बात करता है द प्रोसीजर फॉर इविक्शन ऑफ टीनेंट के इविक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर। द लैंडलॉर्ड ऑफ एनी पर्सन क्लेमिंग पोजेशन शेल फाइल अ पिटीशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल एंड सच पिटीशन शेल बी अकम्पनीड बाय अ affidavit and document if any upon which the landlord or a person claiming possession want to rely. Same ways eviction का भी सेम प्रोसीजर है, eviction का भी सेम ही प्रोसीजर है कि रेंट ट्रिब्यूनल में पिटीशन फाइल करी प्लस एफिडेविट फाइल किया प्लस डॉक्यूमेंट जो हमारे आंसर को क्लेम को प्रूव करते हैं। अब रेंट ट्रिब्यूनल आफ्टर फाइलिंग द पिटीशन अंडर सबसेक्शन 1 shall issue a notice of accompanied by the copy of petition, affidavit and document if any, fix a date not later than 30 days from the date of issue of notice, require the tenant to submit a reply accompanied by the affidavit and document. अब नोटिस इशू होगा और नोटिस इशू होने के बाद विद इन 30 डेज, नोटिस इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई किया जाएगा, अपोजिट पार्टी करेगी।
ठीक है। सेम वेज नोटिस यहाँ पे भी सिविल, जैसे सिविल प्रोसीजर सिविल कोर्ट इशू करते हैं, सेम वेज यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर, वही सेम सर्विसेज यूज़ होंगी, ठीक है। जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट से करना है तो रजिस्टर्ड पोस्ट से कर सकते हैं, पोस्ट से कर सकते हैं, या जो भी तरीका सिविल कोर्ट अपनाती है वैसे ही सफिशिएंट सर्विस करेंगे। टेनेंट may submit his reply affidavit and document after serving the copy of the same to the petition within a period not exceeding 45 days from the date of service of notice। अब सर्विस ऑफ नोटिस के 45 डेज के अंदर रिप्लाई आएगा, ठीक है। रिप्लाई आया, पिटिशनर में देयर आफ्टर फाइंड रिजॉइंडर, अब रिप्लाई आएगा तो रिजॉइंडर फाइल किया जाएगा, ठीक है। अब ये रिजॉइंडर जो होगा वो 30 डेज के अंदर होगा, ठीक है, 30 डेज के अंदर होगा। जैसे ही 30 डेज के अंदर हो जाएगा फिर रेंट ट्रिब्यूनल फिक्स करेगी डेट ऑफ हियरिंग होगी, लेकिन ये 180 डेज। अब जो बात है ना यहाँ पे, ये जो नोटिस है, इस नोटिस से लेके ये जो टाइम है डेट ऑफ हियरिंग का, अब यहाँ पे 180 डेज मिलेंगे। प्रीवियस उसमें हमें 90 डेज मिल रहे हैं, अब हमें 180 डेज मिलेंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑन द टेनेंट एंड द पिटिशन शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 240 डेज। तो और ये डिस्पोज ऑफ हो जाएगी टोटल मिला के, जैसे फेवर में है तो फेवर में हो जाएगी, अगेंस्ट है तो अगेंस्ट हो जाएगी, लेकिन ये पूरा प्रोसीजर 240 डेज के अंदर ही ख़त्म करना पड़ेगा। ये शैल है, शैल का मतलब है मैंडेटरी, इट बिकम मैंडेटरी, बाउंड हो जाएंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच हियरिंग एनी मे होल्ड इंक्वायरी समरी इंक्वायरीज, यहाँ पे समरी इंक्वायरीज होंगी, समरी प्रोसीजर यूज़ होगा, जैसे कि नेसेसरी है कि डिसाइड करना पिटिशन को या नहीं, या कोई सेटलमेंट हो सकता है, कैंसिलेशन हो सकता है या नहीं, ये सब समरी प्रोसीजर की तरह यूज़ किए जाएंगे। वेयर द रेंट ट्रिब्यूनल डिसाइड द पिटिशन इन फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड, अगर रेंट ट्रिब्यूनल डिसाइड करते कि पिटिशन हम लैंडलॉर्ड के फेवर में करें, इट शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन फ्रॉम द टेनेंट से रिकवरी ऑफ पोजेशन का सर्टिफिकेट इशू करवा देगी। तो द सर्टिफिकेट इशू अंडर सबसेक्शन 7 shall not be executable for a period of 3 months from the date of decision। So basically 3 months का टाइम टेनेंट को दिया जाएगा डिस्पोजेशन होने के लिए, है ना, और अगर वो कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो आराम से टेनेंट अपना खाली कर सके और कहीं और भी देख सके। तो इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे थोड़ी लीनियंसी बरती है। अब सेक्शन नंबर 16 आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 16 बात करती है द प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन। सब कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जहाँ इमीडिएट पोजेशन मिल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है ये सेक्शन नंबर 16 बताता है। द लैंडलॉर्ड और एनी पर्सन क्लेमिंग इमीडिएट पोजेशन शैल फाइल petition before the rent tribunal and such petition shall be accompanied by affidavits and document upon which the landlords or the person entitled to seek immediate possession wants to rely। सेम वेज रेंट ट्रिब्यूनल आई, रेंट ट्रिब्यूनल के सामने पिटीशन प्लस एफिडेविट प्लस डॉक्यूमेंट्स लाए गए। अब ये क्या करेंगी, ये नोटिस इशू करेंगी। नोटिस इशू करने के बाद रिप्लाई आएगा। रिप्लाई आने के बाद क्या होगा, डेट ऑफ रिजॉइंडर आएगा। रिजॉइंडर के बाद क्या होगा, रिजॉइंडर होगा। रिजॉइंडर के बाद डेट ऑफ हियरिंग होगी और डेट ऑफ हियरिंग के बाद फाइनल डिसीजन होगा। बस हमें क्या देखना है यहाँ पे, टाइम पीरियड। जैसे प्रीवियसली हमने टाइम पीरियड देखा, वही हम टाइम पीरियड यहाँ पे देखेंगे। नोटिस इशू होगा तो शेल नॉट बी लेटर देन 30 डेज। 30 डेज के अंदर नोटिस इशू होगा, ठीक है। और रिप्लाई का जो टाइम पीरियड दिया जाएगा टेनेंट को कि वो रिप्लाई करें, वो भी नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। 30 डेज के से ज़्यादा नहीं, 30 डेज के अंदर, ठीक है। डेट ऑफ हियरिंग 30 डेज के अंदर। रिजॉइंडर का जो टाइम दिया जाएगा वो 15 डेज का दिया जाएगा। यहाँ पे रिप्लाई से रिजॉइंडर तक करने के लिए 15 डेज है। डेट ऑफ हियरिंग से जो फिक्स करेंगे हम, डेट ऑफ हियरिंग का, है ना, डेट ऑफ हियरिंग वो 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। सो नोटिस से डेट ऑफ हियरिंग तक का टोटल टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 90 डेज, ठीक है। फिर सर्विस ऑफ नोटिस हो गया। और जो फाइनली डिस्पोज ऑफ होना चाहिए वो पूरा यहाँ फाइनल डिस्पोज ऑफ जो होगा वो विद इन 150 डेज के अंदर हो जाएगा। सबका सेम प्रोसीजर है, बट आपको क्या देख लेना है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम देख लेना है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये सब बात सेम चीज़ उसमें दी गई है। अदरवाइज फिर कोर्ट क्या करेगी,
सर्टिफिकेट इशू करेगी इमीडिएट डिस्पोज ऑफ होने के लिए, लेकिन वो भी एग्जीक्यूटेबल नहीं है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ डिसीजन का 3 महीने स्टिल टेनेंट को दिया जाएगा। ठीक है। सेक्शन नंबर 17 बात करता है फिक्सिंग ऑफ अ डेट फॉर अपेयर ऑफ द पार्टीज बिफोर रेंट ट्रिब्यूनल्स एंड सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ फाइनल डिसीजन। ठीक है। अब एक वो बताती हूँ, अब जब ये यहाँ पे हमने फाइनल डिसीजन कर लिया, उसके बाद जो कॉपीज़ हैं वो दी जाएंगी, ठीक है, और अपील की जाएगी। तो अब ये जो सेक्शन नंबर 17 है वो फाइनल डिसीजन के बाद की बात करता है। क्या कहता है? द रेंट ट्रिब्यूनल वाइल फाइलिंग फाइनली डिसाइडिंग अ पिटीशन इन विच it is not proceeding ex party against any party shall fix a date beyond 2 months but not beyond 6 months of its decision। जो फाइनल डिसीजन हर उसमें तीनों में हमने देखा, जैसे ही फाइनल डिसीजन आएगा, फाइनल डिसीजन के विद इन 2 मंथ, लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 और 2 मंथ के बीच का एक टाइम डिसाइड करेगी, इसमें वो अपना डिसीजन देगी। ठीक है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो। फॉर द अपेयरेंस ऑफ द पार्टीज टू द पिटीशन बिफोर द अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल, ये टाइम देगी पिटीशन फाइल करने के लिए। कहाँ? अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, टू विच द अपील अगेंस्ट इट्स फाइनलाइज एंड द पार्टीज टू द पिटीशन शेल अपेयर बिफोर सच अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल ऑन सच डेट ऑफ रिसीविंग द नोटिस ऑफ द अपील इफ एनी filed against the final order of the rent tribunal, and the dates so fixed shall be mentioned in the final order passed by the rent tribunal, and copy of the final order shall immediately after the pronouncement of the order be delivered to the party against whom the same is made, and if the final order is partly against one party and partly against another, both the parties may refer appeal against the final order, and the copy of the final order shall be delivered to both the parties, and the copy of the final order shall bear the endorsement under the seal of the presiding officer that the same is being supplied under this provision, and party preferring an appeal may file such a copy along with his appeal। ठीक है, तो क्या होगा? 2 से 4 महीने का टाइम, 2 से 6 महीने के अंदर अंदर अपील का टाइम दिया जाएगा पिटिशनर को अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल में। अब साथ में शेल उन सबको एक फ्री कॉपी दी जाएगी। ठीक है, फ्री कॉपी दी जाएगी कि आप ये फ्री में कॉपी लें। ठीक है, और आप अपील कर सकती हैं। अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो एक के खिलाफ पार्टली एक पार्टी के फेवर में आया है, पार्टली दूसरी के खिलाफ आया है, तो वो दोनों भी सेम तरीके से जा सकती हैं अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल में, और वो कॉपी वहाँ पे जाके अपील के थ्रू में साथ साथ लगाएंगे। ये सेक्शन नंबर 17 कह रहा है। सेक्शन नंबर 18 बात करता है जुरिडिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल का क्या जुरिडिक्शन होता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स्ड द एरिया टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड ओनली द रेंट ट्रिब्यूनल, नो सिविल कोर्ट शैल हैव अ जुरिडिक्शन टू हेयर एंड डिसाइड द पिटीशन रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इन मैटर कनेक्टेड देयरविद एंड एंसिलरी देयरटू फाइल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, सिर्फ वही लोग जो हैं, जुरिडिक्शन उन्हीं लोगों को सुनने का और डिसीजन का है जो रिलेट करते हैं। ठीक है, जो जिनके बीच में एक्चुअल मैटर ऑफ कनेक्टेड है, लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, उन्हीं की ही बात करी जाएगी। और अगर कोई और लॉ एनफोर्स नहीं करता उसी एरिया में जहाँ पे ये एक्ट एक्सटेंड कर रहा है। जैसे कि जब हमने इसकी चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि कुछ म्यूनसिपालिटीज़ में ये अभी एनफोर्स है, कुछ म्यूनसिपालिटीज़ में बाद में। तो वो जो कुछ है उनमें तब से ही यहाँ पे जुरिडिक्शन आ जाता है, ये सुनने का, डिसाइड करने का, और कुछ का बाद में। Provided that rent tribunal shall in deciding such petition to which the provision contained chapter number 2 and 3 of this act do not apply, have due regard to the provision of Transfer of Property Act or any other substantive law applicable to such matter in the same manner which such law would have been applied had the dispute brought before a civil court by way of dispute। अच्छा, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 अप्लाई नहीं कर रहा, तो उनकी जगह क्या होगा? TPA अप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा, और कोई और सब्सटेंटिव लॉ। तो ये लोग कहाँ जा सकते हैं? सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, और ये इसी तरीके से जाएगा कि जैसे मैटर TPA का हो। तो provided further that nothing contained in this act shall be deemed to empower the rent tribunal to entertain a petition involving such dispute between landlord and tenant to which the provision of Rajasthan Public Premises Eviction of Unauthorized Occupant Act 1964 and Rajasthan Premises Requisition and Eviction
ऑर्डिनेंस 1949 अप्लाई, ये इन चीज़ों पर अप्लाई नहीं करेगा अगर कोई भी चीज़ इन दो एक्ट्स के अंदर फॉल कर रही है तो। वेयर द पिटिशन ओनली फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट और एरर ऑफ द रेंट इज फाइल्ड, द टाइम शेड्यूल एंड द प्रोसीजर एन्यूमरेट इन सेक्शन नंबर 4 शेल म्यूटिस मेंडी अप्लाई टू सच पिटिशन। तो अगर रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट और एरियाज ऑफ रेंट एरर्स ऑफ द रेंट के लिए तो उन पर भी ये चीज़ अप्लाई करेगी। वेयर द पिटिशन ऑफ द रिकवरी ऑफ पोजेशन इज फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेमिसेस एंड टेनेंसी टू विच द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 2 and 3 of this act do not apply, the time schedule and procedure enumerated in section number 5, 15 shall mutually apply to them। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और 3 में जहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है वहाँ पे भी ये चीज़ अप्लाई होगी। The petition shall be instituted before rent tribunal within a local limit of whose jurisdiction the premises is situated। बेसिकली जहाँ पे premises होंगी उन्हीं jurisdictions, उन्हीं एरिया का jurisdiction जो है वो रेंट ट्राइब्यूनल्स को होगा। सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 19 बात करता है अपील एंड रेंट ट्रिब्यूनल अपील्स एंड लिमिटेशन देयर ऑफ। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट सच नंबर ऑफ अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल एंड एट सच प्लेस एज मे बी डीम नेसेसरी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन नंबर 11 में कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। रेंट ट्रिब्यूनल की जो हायर ट्रिब्यूनल है वो है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, जो सेक्शन नंबर 19 में अपॉइंट हो रही है। दोनों को स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करने के लिए, उस प्लेस के लिए जहाँ पे को स्टेट गवर्नमेंट को लगता है। वे 2 और मोर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एनी एरिया द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर रेगुलेट। सेम चीज़ है, रेगुलेट करेगी बिजनेसेस को जैसे जनरल और स्पेशल ऑर्डर से कौन, स्टेट गवर्नमेंट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एरिया के लिए अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है तो an appellant rent tribunal shall consist of one person only, hereinafter referred to as a presiding officer of appellate rent tribunal to be appointed by the high court। हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, यहाँ पे भी 1 person 1 member ट्रिब्यूनल होगी जिसको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। नो पर्सन shall be eligible to appoint as a presiding officer of appellate rent tribunal unless he is a member of the district judge cadre services having not less than 3 year experience as such। डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए और उसके पास कम से कम 3 years की एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तो प्रेसिडिंग ऑफिसर बन जाएंगे अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 3 द हाई कोर्ट में अथोराइज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ वन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द अनदर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। तो ये भी हो सकता है जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं एक रेंट ट्रिब्यूनल के, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के, वो दूसरे के भी प्रेसिडिंग ऑफिसर हो सकते हैं। फ्रॉम एवरी फाइनल ऑर्डर पास बाय द रेंट ट्रिब्यूनल एन अपील शेल लाई to the appellant rent tribunal within a local limit of whose jurisdiction the premises is situated। Such an appeal shall be filed within a period of 60 days। 60 days के अंदर अंदर अपील जो है वो हो जानी चाहिए रेंट ट्रिब्यूनल से अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में। और ये 60 days कहाँ से काउंट होंगे, जब यहाँ पे फाइनल ऑर्डर आएगा और उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, तो उस फाइनल ऑर्डर के 60 days के बाद अंदर अंदर आप अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। The appellant rent tribunal upon filing an appeal under subsection 6 shall service notice accompanying by copy of appeal on the respondent on the date fixed by rent tribunal under section number 17 of the appearance of the party before it, and the respondent fails to appear on the date so fixed the appellant tribunal he may proceed ex parte। रेंट ट्रिब्यूनल के पास जैसे ही कोई अपील करी जाएगी नोटिस इशू होगा, नोटिस इशू करने के बाद सामने 17 सेक्शन का जो प्रोसीजर है वही फॉलो होगा। 30 days के अंदर नोटिस इशू होगा, एक्स पार्टी का मतलब पार्टी को इनवाइट किया जाएगा कि आप आओ अपना रिप्लाई करो। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स पार्टी ही डिग्री इशू हो जाएगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ex parte proceeding against any party। The appellant rent tribunal shall issue notice accompanied by the copy of appeal fixing the date not later than 30 days, requiring the respondent to appear before it on the date so fixed, and service of such notice shall be effected through process service of the tribunal and civil court। सेम चीज़ है, 30 days के अंदर जो नोटिस की बात मैंने पहले बता दी थी वही सेम चीज़ यहाँ होगी, और नोटिस जो है वो उसी मैनर में जाएगा जैसे कि यहाँ पे सिविल कोर्ट ने ये नोटिस इशू किया होता है, सेम मैनर। द अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल शेल आफ्टर फिक्सिंग अ डेट ऑफ हियरिंग shall not be later than 45 days from the date of service of notice of appeal on the respondent, and appeal shall be disposed of within a period of 180 days from the date of service of the notice of the appeal। तो ये जो अपील, ये जो नोटिस से डेट ऑफ हियरिंग तक का टाइम है वो 45 days के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। और नोटिस से फाइनल ऑर्डर का जो टाइम है ये 180
डेज के अंदर अंदर होना ही चाहिए। बस ये टाइम लिमिट इस सेक्शन में अपीलेंट कोर्ट के अंदर दिया है। तो अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो है वो 180 डेज के अंदर अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ कर देंगी। ठीक है। Where the appellant and tribunal consists it necessary in the interest of their arriving at a just and proper decision, it may allow for a filing of affidavit, additional affidavit or document at any stage of the proceeding in appeal। अगर कोई अपीलेंट एंड ट्रिब्यूनल को ये इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस में लगता है या प्रॉपर डिसीजन में लगता है कि एफिडेविट पे कुछ एडिशनल या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कोई एडिशनल चीज़ एफिडेविट पे चाहिए, तो वो भी अपीलेंट एंड ट्रिब्यूनल करवा सकती है इफ़ इट फाइंड इट जस्ट एंड प्रॉपर। The Appellant and Tribunal may in its discretion pass such interlocutory order during the pendency of the appeal as it deemed necessary। Interlocutory order भी पास कर सकती है अगर Appellant and Tribunal को ऐसा लगता है तो। अब सेक्शन नंबर सबसेक्शन 11 while deciding the appeal the Appellant and Tribunal may after recording reason thereof, अगर रीज़न रिकॉर्ड करने के बाद जब अपील हो रही होगी, ठीक है, एक तो यहाँ पे ना इंटरलोकेटरी ऑर्डर पर 2 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब अपीलेंट एंड ट्रिब्यूनल क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी रीज़न देयरऑफ, और ये चीज़ कर सकते हैं क्या, कंफर्म कर सकती है वरी सेट असाइड रिवर्स मॉडिफाई ऑर्डर पास बाय रेंट ट्रिब्यूनल। जो और रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया उसको कंफर्म वरी सेट असाइड रिवर्स और मॉडिफाई कर सकती है। इफ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस रिमांड द केस टू द रेंट ट्रिब्यूनल अलॉन्ग विद सच डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट, वो कुछ और डायरेक्शन दे सकती है जैसे कि रेंट ट्रिब्यूनल को लगता है तो। Appellant and Tribunal shall issue appropriate recovery certificate according to the decision regarding it and the decision of the Appellant and Tribunal shall be final। वो फाइनल डिसीजन होगा, कोई फर्दर अपील या रिवीजन लाई नहीं करेगी उसके ऑर्डर के खिलाफ। ये सेक्शन नंबर सबसेक्शन सी पे डबल स्टार लगा लो। On the application of any of the parties after notice to the parties after hearing such of them as have desired to be heard or of its own motion without such notice, the appellant and tribunal may at any stage transfer any case from one rent tribunal to another rent tribunal। ठीक है, अपने खुद के मोशन पे या नोटिस पे अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल एक रेंट ट्रिब्यूनल से दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल में भी मैटर को भेज सकती है डिस्पोज ऑफ करने के लिए। Where any case has been transferred under subsection 12, the rent tribunal which has heard thereafter to try or dispose of such case may subject to any special direction in the order of the transfer proceed from the stage at which it was transferred। ठीक है, तो जिस स्टेज में इस रेंट ट्रिब्यूनल से यहाँ रेंट ट्रिब्यूनल पहुँचा है तो इस स्टेज से आगे की प्रोसीडिंग ये रेंट ट्रिब्यूनल करेगी। The expression final order referred under 6 shall meaning an order by which any proceeding pending before rent tribunal is finally disposed of। final order का मतलब है कोई proceeding finally dispose of होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 19A ये ऐड किया गया 2017 के अमेंडमेंट से। ठीक है। On application of the landlord, the tribunal shall, after hearing the party to the petition or appeal, as the case may be, order the tenant shall pay to the landlord all the dues of account of rent therefore, and shall continue to pay the rent during the pendency of the petition or appeal as the case may be where it is become due। अगर लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन पे ट्रिब्यूनल सुनता है और डिसाइड कर देता है लैंडलॉर्ड के फेवर में, तो टेनेंट को सारे ड्यूज लैंडलॉर्ड को पे करने पड़ेंगे, इवन उस टाइम पीरियड के लिए भी जब पेंडिंग पिटिशन पेंडिंग होगी। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होना। सेक्शन नंबर 20 ये क्या बात करता है, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी एग्जीक्यूट इन द मैनर प्रिस्क्राइब अ फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट बाय अडॉप्टिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। तो रेंट ट्रिब्यूनल यहाँ पे याद रखना, रेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है, एग्जीक्यूशन कौन करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल। जब इनके पास एप्लीकेशन आएगी फाइनल ऑर्डर की तो इन फॉलोइंग वेज से रेंट ट्रिब्यूनल एग्जीक्यूट कर देगा। सबसे पहले है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द अपोजिट पार्टी, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द अपोजिट पार्टी, attachment of any one or more account of opposite party or satisfaction of the amount of the order to be paid from such account से जो पेमेंट होगी वो, attachment of the salary allowances of the government servants or employee of any of the nationalized bank, local authority, corporation, government or company, appointment of any advocate as a commissioner on such remuneration as may be fixed or disputing any officer of the tribunal, local administration, local body for execution of the order। बेसिकली यहाँ पे कमीशन इशू करने की बात हो रही है। कमीशन इशू हो सकता है
अटैचमेंट ऑफ सैलरी हो सकती है, अटैचमेंट ऑफ वन और मोर अकाउंट हो सकता है, अरेस्ट और डिटेंशन हो सकती है, और अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। और डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द एप्लीकांट को डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी इशू हो सकती है। ट्रिब्यूनल में इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट में रिक्वायर द हेल्प फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल बॉडीज और द पुलिस। अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूट करने के लिए हमें थोड़ी हेल्प चाहिए तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी या पुलिस हेल्प कर सकती है। इफ़ द टेनेंट डू नॉट वेकेंट द प्रेमिसेस विद इन द 3 मंथ, 3 मंथ के अंदर वेकेंट नहीं करती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन, ही शेल बी लाइबल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन टू पे मेंस प्रॉफिट। मेंस प्रॉफिट होता है एडिशनल प्रॉफिट जो टेनेंट पे करता है एट द रेट ऑफ 2%, 2% के रेंट पे मेंस प्रॉफिट होगा। द रेंट इन द केस ऑफ प्रेमिसेस लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, अगर रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज़ हुआ है तो एट द रेट ऑफ 3% इन केस ऑफ प्रेमिसेस लेट आउट फॉर द कमर्शियल पर्पज, अगर कमर्शियल पर्पज है तो 3%, और रेट ऑफ 3% इन द रेंट इन केस द रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन, अगर इमीडिएट पोजेशन के लिए है तो ये कब होगा, जब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और आप 3 मंथ के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। द रेंट ट्रिब्यूनल शेल कंडक्ट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू अ फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट इन समरी मैनर एंड डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन अंडर दिस सेक्शन विद इन 45 डेज। 45 डेज के अंदर अंदर ये मैटर्स आपको डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू द अपोजिट पार्टी के लिए, ठीक है। मेंस प्रॉफिट का सेम मीनिंग है जैसे कि सीपीसी में भी दिया गया है। सेक्शन नंबर 21 बात करता है द प्रोसीजर एंड पावर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल का क्या प्रोसीजर और क्या पावर है, ठीक है। इन एवरी केस बिफोर रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल द एविडेंस ऑफ विटनेसेस शेल बी गिवन बाय एफिडेविट। ये स्टार लगा लो, एविडेंस ऑफ विटनेसेस किस पे दिए जाएंगे, एफिडेविट पे। However, rent tribunal or appellant rent tribunal, where it appear it necessary in the interest of the justice to call a witness for examination or cross-examination, and such witness can be produced, may order attendance for examination or cross-examination of any witness। तो यहाँ पे personal attendance भी witness की require अगर होती है तो appellant और rent tribunal दोनों tribunals उस witness को बुला सकता है। The document filed before the rent tribunal by petitioner shall be distinctly marked by him as X1, X2 and so on the red ink, and document filed by the respondent shall be similarly distinct। Basically जो A पार्टी है, सपोज करो पिटिशनर है, वो रेड इंक से कर रही है, तो B पार्टी जो होगी वो दूसरे इंक से करेगी, और इस तरीके से वो सेपरेट एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कि हमारा ये है, हमारा वो है, और एग्जिबिट करेंगे मार्क्स एंड सिग्नेचर और अदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज रिफर्ड इन एफिडेविट एंड डिस्टिंक्टली मार्क्ड बाय पार्टी फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स। डिस्टिंक्टली फाइल करेंगे जैसे कि ABCD मैंने वो बताया और उस हिसाब से करेंगे। द रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल शेल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन अंडर CPC। CPC से बाउंड नहीं है, बट शेल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट or the rules made under thereunder and shall have the power to regulate their own procedure। CPC से बाउंड नहीं है, लेकिन उसको नेचुरल जस्टिस पे काम करेंगी और अपने खुद का प्रोसीजर वो खुद बनाएंगी। एंड द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन अंडर दिस एक्ट शेल हैव द सेम पावर एज वास्ट इन द सिविल कोड अंडर CPC। लेकिन उन ट्रिब्यूनल के पास सेम पावर्स होंगी जैसे कि CPC में एक सिविल कोड के पास होती है। जब सूट ट्राई करेंगी या अपील करते, ठीक है। अब फॉलोइंग मैटर्स हैं जहाँ पे उनके पास सेम पावर्स हैं जैसे कि एक सिविल कोर्ट की पावर होती है। जैसे A में दिया हुआ है समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, रिकवरी ऑफ डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, रिव्यू डिसीजन, इशू कमीशन जो अभी वो एग्जीक्यूशन में कर रहे थे ना वही, डिफॉल्ट और डिसाइड इट्स एक्स पार्टी, सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर डिसमिसल ऑफ एनी पिटिशन फॉर डिफॉल्ट और एनी ऑर्डर पास बाय इट एक्स पार्टी, bring legal representative on record and any other matter as may be prescribed, या कोई और मैटर जो भी प्रिस्क्राइब होगा। रेंट ट्रिब्यूनल shall not grant any adjournment without written application recording the reason therefore in writing। ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल को एडजॉर्नमेंट देने के लिए लिख के देना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब स्पीडी हो रहा है। अगर आप देखें 150 डेज़, 90 डेज़, 45 डेज़ ऐसे टाइम दिया हुआ है तो स्पीडी डिसाइड करने के लिए हुआ है। और उसके बाद भी अगर रेंट ट्रिब्यूनल एडजॉर्नमेंट दे रहा है तो उसको वो रिटर्न में
और एप्लीकेशन रीज़न देना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। एनी प्रोसीडिंग बिफोर रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल शैल डीम टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 to 28 एंड द पर्पस ऑफ सेक्शन 196 ऑफ IPC, ठीक है। वो रेंट ट्रिब्यूनल जो होगी ये एक सिविल तो वो पर्पस के लिए जुडिशियल ट्रिब्यूनल मानी जाएगी और प्रोसीडिंग भी जुडिशियल मानी जाएगी और डीम टू बी सिविल कोर्ट मानी जाएगी। तो एक यहाँ पे एक स्टार लगा के लिख लो कि जो ये ट्रिब्यूनल्स होती हैं और यहाँ पे दो ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है, एक रेंट ट्रिब्यूनल की और एक अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल की, ठीक है। दोनों ही सिविल कोर्ट है, ठीक है। सिविल कोर्ट जैसी पावर रखती हैं लेकिन CPC इन पे अप्लाई नहीं होता है सिवाय कुछ मैटर के, जो कि ये फॉलोइंग मैटर्स हैं, ठीक है जी। तक प्रोसीजर पावर ऑफ रेंट अथॉरिटी की क्या प्रोसीजर है और क्या पावर है, ये सब 2017 के अमेंडमेंट में ऐड हुआ है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो अमेंडमेंट है और दूसरा नई चीज़ आई है। द प्रोविजन अंडर सेक्शन नंबर 21 विद रिगार्ड टू प्रोसीजर पावर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल शेल म्यूटिस मेंडी बी एप्लीकेबल टू द रेंट अथॉरिटी while entertaining hearing and deciding the petition or application presented or with respect to information furnished to him as if the rent authority was substituted for the word rent tribunal। जो प्रीवियस एक्ट में रेंट अथॉरिटीज़ थी वो अब रेंट ट्रिब्यूनल है, वही तरीके से काम करेंगे। Model form every petition and appeal as far as possible shall be in the model form specified under section number A, schedule number A and schedule number B, and every recovery certificate shall be in the model form the specified in schedule C of this act। अब आ जाते हैं इसके शेड्यूल्स पे। देखो ये मॉडल्स दिए हुए इस हिसाब से पिटिशन्स फाइल होगी। शेड्यूल A दिया हुआ है, शेड्यूल 2 में सेक्शन नंबर 22 के जो मॉडल है, अगर आप बिफोर अपीलेंट रेंट कंट्रोल करेंगे ये प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको ये सब फिल करके देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर C में 22 अगर रिकवरी सर्टिफिकेट है तो इस तरीके से ये मॉडल्स हैं जो दिए हुए हैं इस शेड्यूल में, और बाकी हम आगे के पढ़ेंगे जैसे शेड्यूल E to D, ठीक है। तो इस हिसाब से ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 22 में ये प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अप्लाई कर रेंट ट्रिब्यूनल पे या अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल पे। थैंक यू। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू।